है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट लिख लीजिए आप, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी हम लोग को जानना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको ये जरूरत पड़ेगा साइज का जो रेगुलर ट्रेंड है डी ब्लॉक में वो जानने के लिए, साथ में आयोनाइजेशन एनर्जी और बहुत सारा चीज जब पढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। हम सोचते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, बात को समझिए। जैसे अब हम मान लीजिए कार्बन की ही बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, दिख रहा है ना? तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाइट वाली प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बॉल और जला लूं। ब्लर है सर। ब्लर तो खैर नहीं है, बट लाइट वाली थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसको सही कर लेता हूँ। यही है, यहीं पे लाइट वाली प्रॉब्लम है कुछ। चलिए अभी ज्यादा लाइट हो गई सर, अब कुछ नहीं दिख रहा। अब दिखेगा, दिखेगा, अभी दिखेगा, ये से दिख रहा है। दिखेगा, अभी दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। थोड़ा बहुत ब्लर है, वो थोड़ा सा सही है। ठीक है, चलो कैमरा थोड़ा सा घुमाना पड़ता है आगे पीछे। चलो ठीक है, ठीक है, कुछ बेटर है। चलो देखो, यस सर। चलो देखो, तो यार मैं बात कर रहा था जैसे कार्बन दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। चलो देखो, तो जैसे कार्बन की बात करो, नीचे मैं लिखता हूँ कार्बन की बात करो, कार्बन मैंने लिख दिया कार्बन। अब कार्बन की बात करो तो यार ये 2 और 4 है यार, है ना? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4। अगर अरेंजमेंट देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा यार। उसमें 6 देखो, मैं प्रोटॉन दिखा रहा हूँ यार, और इधर न्यूट्रॉन भी हैं यार। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे बोलो तो? 2। और अगले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे? 4। अब इस इलेक्ट्रॉन पे नोट्स की बात करो तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या करेगा, कैसा फोर्स लगाएगा जरा मुझे बताओ। अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स। और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या लगाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, ये क्या लगाएंगे इससे? ये सब, ये अपने सेल वाले इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या लगाएंगे बताइए? रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो मिला जुला के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, है ना, तो वो जो है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? सर घटा रहे हैं। या हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम में, है ना, वो एक शील्ड की तरह काम कर रहा है। शील्ड का काम क्या होता है? किसी भी चीज को रोकना। शील्ड का काम क्या होता है? किसी भी चीज को रोकना। तो ये शील्ड की तरह काम करता है। और किसको रोकता है? ये बताओ, किसको रोकता है? सर अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो आप कर सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट में, आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए ड्यू टू, लिख सकते हैं आप लिख लीजिए ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन magnitude of attractive force लिख लो यार, मैं जगह नहीं बचा यार, मैं लिख दे रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ, या मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कर लो यार, चलो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इज डिक्रीज है ना, होता है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, है ना, और आउटर इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इज डिक्रीज, है ना, या न्यूक्लियस का फोर्स क्या होता है? घट जाता है, डिक्रीज, है ना। हेंस
लिख लो hence Sir, please hence explain we once can more, say sir. that hence we can say that inner electron act as shield. Hence we can say that inner electron act as shield. Hence we can say that inner electron act as shield or prevent the nuclear attractive force. This is called as shielding effect. This is called as shielding effect. रुपया लिखवाने तो तुम शील्ड के बाद से रिपीट कर दो। तो फिर से बता दीजिए। अरे यार तुम रुको पहले। कोई बच्चा लिखा कि नहीं लिखा? मुझे बताओ। यस लिखा। बोलो पहले तुम बोलो। पहले सब लोग को लिख लेना। बोलो धीरे धीरे बोलो। So due to repulsion of inner electron for outer electron, magnitude of attractive force of nucleus is decreased. Hence, we can say that inner electron act as shield or prevent the nuclear attractive force. This is called as shielding. हाँ मतलब inner electron act as shield or prevent nuclear attractive force. Hence, we can say that it act as shield, है ना? जो भी है. This is called as shielding effect. मतलब मैं कहना चाह रहा है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के फोर्स को क्या कर रहा है? घटा रहा कि बढ़ा रहा है? भाई न्यूक्लियस खींच रहा है, इधर धक्का दे दिया। इस फोर्स को तो जो इधर वाला फोर्स को कम कर दिया, घटा दिया। तो हम कह सकते हैं शील्ड की तरह काम कर रहा है। मतलब भाई ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है कह रहा है इसको कि भाई तुम खींचने नहीं देगा, तुमको अगर खींचेगा तो हम रोकेंगे, है ना? समथिंग लाइक दैट। शील्ड की तरह काम करता है, रोकता है या किसके मैग्नीट्यूड को घटा देता है? न्यूक्लियस के मैग्नीट्यूड को घटाता है। दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया जी कि नहीं आया? यस आया समझ में। सबको आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया? बोलो। सर फिर से बता दीजिए सर, लेट ज्वाइन किया है। हाँ तो तुम लेटे अबे करते हो, पढ़ना क्या तो है नहीं तुमको, है ना? देखो इधर जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है, मेनली अंदर का इलेक्ट्रॉन, बाहर का सेम सेल का इलेक्ट्रॉन भी करता है बट उसका पावर कम होता है, दूरी ज्यादा हो जाएगी ना। तो मेनली अंदर का इलेक्ट्रॉन, है ना? हम सेम वाला भी तो मेनली अंदर का। तो मैं कह रहा हूँ ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन पर आउटर इलेक्ट्रॉन, जो अंदर इलेक्ट्रॉन है आउटर इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे तो मिला जुला के न्यूक्लियस के फोर्स को कम कर देते हैं। भाई न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसको खींचेगा, अंदर इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देगा तो गया, फोर्स कम हो गया। तो न्यूक्लियस का काम खींचना है, इनका काम उसको रोकना है, उसके फोर्स को कम करना, मतलब रोक रहा है एक तरह न्यूक्लियस के फोर्स को। तो हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, है ना? या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन शील्ड का काम करता है। ठीक है, अब देखो बात को समझो। अब जो शील्डिंग इफेक्ट है, हाँ बोलो सर, जो इसका इफेक्ट सिर्फ हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में खाली बात करते हैं कि उस पर हो रहा है। भाई तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए ना मुझे ही बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन पे अगर तुम देखोगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? धक्का थोड़ी देगा। और आउटर इलेक्ट्रॉन इसको, जैसे मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को हम फोर्स देखेंगे तो ये वाला का क्या रोल है? कोई रोल है क्या? ये कहेगा न्यूक्लियस को रोकेगा क्या? तब ये वाला तो और धक्का इधर दे देगा। तब आया बात समझ में? पहले बात तो समझो कि एटम 3D में होता है, पोजीशन इलेक्ट्रॉन का फिक्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह, फिर भी बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन को कैसे रोक सकता है? ठीक है, जो बाहर रहेगा वही ना रोकेगा अंदर वाला उसको, है ना? इसलिए अंदर के लिए बाहर का कोई रोल नहीं। ठीक है, अब देखो बात को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो है क्या, जैसे कार्बन की बात, कार्बन में कितने प्रोटॉन है बताओ तो? 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्बन में 6 प्रोटॉन, बड़ा ब्लड होता है कहीं गुस्सा आ जाता है। 6 प्रोटॉन है कार्बन, ठीक है ना? 6 प्रोटॉन है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 6 प्रोटॉन है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यार देखिए मैं दिखा रहा हूँ आउटर सेल के किसी भी इलेक्ट्रॉन, अंदर का इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा। तो जरा मुझे बताइए, हाँ जो नेट फोर्स होगा एफ नेट वो क्या हो जाएगा? एफ एट्रैक्टिव माइनस एफ रिपल्सिव होगा क्या? यस एफ एट्रैक्टिव मतलब हो जाएगा, है ना? आप कह सकते हैं न्यूक्लियस एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। और रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या हो गया जरा मुझे बताओ? रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो जी बोलो।
बोलो। अच्छा, ये जो नेट फोर्स है वो फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मुझे बताओ। तो फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, जरा मुझे बताओ। Q1 चार्ज Q2 के। अरे चार्ज के कहो ना, Q1 Q2 क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन का फोर्स देखना है ना। तो जैसे कार्बन में देखोगे तो 6 प्रोटॉन खींच रहा है, अगर नाइट्रोजन में देखोगे तो कितने लोग खींचेंगे बताओ। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन, 7 और एक ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। भाई जो बाहर इलेक्ट्रॉन को 7 लोग खींचेंगे, यहाँ 6 लोग खींच रहे हैं, 7 लोग खींचेंगे। समझो बात को अच्छे से, मैं क्या कर, नाइट्रोजन में 7 लोग खींचेंगे, कार्बन में 6 लोग खींचेंगे। तो अगर एफ नेट प्रोपोर्शनल की बात कहा जाए तो मेनली एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होता है क्या, बोलो तो। जेड जी, जेड के मतलब जितना ज्यादा। जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, प्रोटोन होता है। नंबर ऑफ प्रोटोन को ही क्या बोलते हैं बताओ तो। नंबर ऑफ प्रोटोन ही क्या होता है, जेड होता है ना एटॉमिक नंबर। ऐसे क्या देख लो, श्योर हो क्या। नंबर ऑफ Yes, प्रोटोन sir. है तो बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब माइनस हम एक सिग्मा बोल रहे हैं, सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है, जैसे देखो भाई, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे प्रोटॉन रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। प्रोपोर्शनल की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। और माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या है, अब देखो है क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। बात समझना मैं क्या लिख रहा हूँ, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को चाहे तुम इसको कह सकते हो एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट ये है क्या, अभी बताऊंगा मैं। शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। और ये हमारा क्या है, ये जो हमारा आता है नेट न्यूक्लियर फोर्स कहो या नेट न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम कह सकते हैं। एफ के जगह पे यहाँ जेड नेट ही कर देते हैं, इसको हम जेड इफेक्टिव कर देते हैं, जेड इफेक्टिव कर देते हैं एफ की जगह पे, जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव ये हमारा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लिख लीजिएगा, यहाँ जगह कम है तो आप लिख लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने क्या लिखा दिख रहा है आप लोगों को भाई, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझिए बात को। और इसके बारे में कौन बात किए थे, तो एक साइंटिस्ट, उनका नाम है स्लेटर, स्लेटर, स्लेटर नाम है, वही बात किए थे, स्लेटर। वही स्लेटर रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। लेकिन फिर से बात क्या है, जैसे बात को समझिए। कितने प्रोटॉन हैं यहाँ पे बताइए, कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन। अब मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अगर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कुछ प्रोटॉन को खा जाएगा, खा जाएगा नहीं खा जाएगा। आखिर मुझे बताओ, फोर्स को कम क्यों कर रहा है, फोर्स कम करने का लॉजिक क्या हुआ। ये अट्रैक्टिव कर रहा है, ये रिपल्सिव कर रहा है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के कुछ पॉजिटिव चार्ज को खा जाएगा और उसी लिए फोर्स कम हो जाएगा। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बोलो। ये से कह सकते हैं। हाँ, तो अभी जेड क्या है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, और एक सिग्मा क्या, शील्डिंग कांस्टेंट, मतलब कितना से रिपेल कर रहा है बेसिकली, या कितना चार्ज को खा रहा है, और ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब सिग्मा के लिए एक रूल है जो तुम लोग को लिखना पड़ेगा, सिग्मा के लिए एक रूल है जो लिखना पड़ेगा तुम लोग। लिख लियो ना कि नहीं लिखे हो, बताओ। लिख लियो नहीं है कि नहीं लिखे हो, जल्दी लिखो, मिटाऊंगा। हाँ तो मैं मिटाऊंगा, मैं स्लेटर रूल पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें सिग्मा के लिए आप लोग को समझना होगा कि सिग्मा हम कैसे निकालते हैं, जिसके लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा ना सिग्मा। और सिग्मा स्लेटर रूल बोलते हैं इसको, और सिग्मा स्लेटर रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, स्लेटर रूल, ठीक है बच्चों। अब इसे ध्यान आपको रखना है कि जो एन सेल के इलेक्ट्रॉन है, एनएस, एनपी, एनडी, एनएफ, वो 0.35 होता है इनका, 0.35। या क्या 0.35 मैं बताऊंगा, 0.35। फिर जो कुछ याद रखना पॉइंट, पहला पॉइंट है याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, n-1 s एंड n-1 p, इनका कंट्रीब्यूशन 0.85 होता है, 0.85। n-1 d एंड n-1 f, इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1। और n-2 कुछ भी रहे, n-2 चाहे s रहे, चाहे p रहे, चाहे d रहे, चाहे f,
सबका कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो पहले लिख लो इस चीज को लिख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम लोगों को क्या इसका मतलब है, कैसे निकालते। एक दो बताऊंगा तो समझ जाओ। NS NP ND NF क्या लिखे हो 0.35, N-1S N-1P का 0.85, N-1D N-1F का 1, N-2S TDF का 1 लिख लिया बच्चे। बोलो Yes, sir. छाप लिए हो, जल्दी जल्दी बताओ, मिटाना है तो बताऊंगा मैं कैलकुलेशन। Yes, sir. एक सेकंड सर। Yes, sir. छाप लिया. यस सर। NS NP ND NF 0.35, N-1 NS NP का 0.85, याद रखना क्या है, नोट्स अपने सामने रखना क्योंकि मुझे तो मिटा के लिखना पड़ेगा ना। तो मैं देखो बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव, और फिर मैं एक कैलकुलेट करके समझा दूंगा तुम, ठीक है। जैसे जो हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन के लिए, हम शुरू के तो कार्बन के लिए कैलकुलेट करते हैं। कार्बन के लिए हम जेड इफेक्टिव निकालने जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव। पहले मुझे बताओ जेड कितना होगा कार्बन के लिए, जेड की वैल्यू कितनी होगी बताओ। 6 होगा क्या? जेड एटॉमिक नंबर है जी, कार्बन का तो 6 ही होता है, माइनस। अब देखो कार्बन का थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 2,4 है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 1s2 2s2 2p2 लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। बोलो। Yes, sir. अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन को इसलिए छोड़ोगे उसमें तो हमको फोर्स ही देखना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे हमें फोर्स ही देखना होता है, उसको छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे कैसे, जो मैं लिखूंगा ध्यान देना। NS NP के लिए होता है 0.35 into 3 प्लस N-1S और P के लिए होता है 1.85, ये हो जाएगा 0.85 into 2। मुझे बताओ ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ कितनी रही, पहले वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। बताओ ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ कितनी रही, बताओ कैलकुलेट करो जी, श्योर हो क्या, कितना आ रहा है? 3.25 3.25, वेरी गुड। चलो मान लो 3.25 3.25 नहीं 2.75 आएगा, 2.7 सही चलो 3.25 माइनस करने के बाद 3.25 आ जाएगा। हाँ ये 3.25 आएगा, ये वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ, पूरी वैल्यू जेड इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जेड इफेक्टिव। अब इसका मतलब समझो क्या मतलब, फिर से समझते हैं। कार्बन में कितने प्रोटॉन है, देखो बड़ा बड़ा बना रहा हूं, कितने प्रोटॉन थे कार्बन में? 6. चलो इधर के 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी सेल के कितने, इस इलेक्ट्रॉन पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, मुझे बताओ, है ना। फोर्थ सेल के कितने इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, बोलो। 3 को भाई, एक पे फोर्स देखेंगे ना, बोलो, है ना। Yes, sir. तो इसका ये मतलब यही है। अच्छा मुझे बताओ ये न्यूक्लियस से पास है कि दूर है, बताओ तो। न्यूक्लियस से पास है कि दूर है? दूर है। तो मुझे बताओ अगर ये न्यूक्लियस से दूर है तो इससे इलेक्ट्रॉन से भी तो दूर ही होगा, सबसे पास की दूरी तो ही होगी, बोलो। इलेक्ट्रॉन से भी तो दूर ही होगा, समझो। देखो यार देखो कितना दूर है, अपोजिट साइड में एक तरह से कहा जाता है, समझ रहे हो। या न्यूक्लियस से ये दूर है तो मुझे बताओ ये प्रोटॉन को पूरी तरह से कैंसिल कर पाएगा कि थोड़ा कम कैंसिल करेगा? तो देखो ये कहता यही है कि ये जो है मान लो फोर्स को 35% डिक्रीज कर रहा है ना। ये फोर्स को कितने परसेंट डिक्रीज कर रहा है? 35%। ये तीनों 0.35 into 3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने प्रोटॉन को कैंसिल कर रहा है, बताओ। ये इलेक्ट्रॉन जो है कितने, इसका रिपल्सिव फोर्स जो है एट्रैक्टिव फोर्स से कितना है, बताओ। 35% के बराबर है। एक प्रोटॉन जितना खींच रहा था एक इलेक्ट्रॉन उसका 35% मतलब 0.35 से कम कर दे रहा, समझ रहा। ये तीन इसी का कैलकुलेशन। देखो मैं कहा था ना NS के लिए लिखे थे, NS और NP के लिए क्या लिखे थे, उसी सेल का NS और NP का इलेक्ट्रॉन है तो, या किसी भी उस सेल का NS हो चाहे NP हो चाहे ND हो चाहे NF हो, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35 लिखे थे, बोलो। बोल ले रहे हो? यस सर। है ना। इसका यही मतलब है। ये इसका मतलब ऐसा समझो कि 0.35% से कम करा। सीधे कहो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन को खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा।
लेकिन भाई Yes, sir. ऐसा नहीं ना कि तब इसके बगल में है, तो कितना चार्ज को कम कर पाता है कि जितना अट्रैक्टिव हो उतना रिपेल नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। देख रहा हो ना, डायरेक्शन भी जैसे कोई इसका पढ़े होगा तुम लोग कि फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये मान लो सीधे खींच रहा, ये क्या इसका जाएगा कंपोनेंट ऐसे ऐसे टूटेगा। पढ़े हो ना जी कि नहीं पढ़े हो सब? कुछ पढ़ते नहीं क्यों वेक्टर में गधे? मतलब कंपोनेंट टूट के लाएगा ना, तो मतलब पूरी तरह से इसको सर इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी तो रिपेल करेंगे। तो हम कहाँ का रिपल्सन कर रहे हैं? वही रिपल्सन ना कर रहे हैं भाई, ये ना कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ये 3 इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेल कर दिया, तो रिपेल किया तो कितना से रिपेल किया? इतने से रिपेल किया, 0.35 into 3 से रिपेल किया। मतलब इस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 से रिपेल करता है। हाँ? या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.35 प्रोटॉन को खत्म करता है। ऐसे समझो, एक इलेक्ट्रॉन 0.35 प्रोटॉन को खत्म करता है। हाँ? अब अंदर का इलेक्ट्रॉन की बात करो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका रिपल्सन क्या होगा? इससे अच्छा होगा कि इससे खराब होगा? बताओ, जो अंदर वाले हैं। सर इससे अच्छा होगा। ये तो अंदर अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो मुझे बताओ ये कितने परसेंट से कम कर रहा है फोर्स को? कितने परसेंट से? 85. कितने परसेंट? 0.85। 85%। परसेंटेज हम कर सकते हैं 85%। 85%। तो अब देखो, तो यही कहना चाह रहा है कि देखो तुम्हारे पास 6 प्रोटॉन हैं और यहाँ कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन खींचने वाला, कितने रिपेल करने वाला इलेक्ट्रॉन कितने हैं मुझे बताओ? रिपल्सिव अट्रैक्टिव प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? 6। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 5। तो 5। इसको रिपेल कर रहे हैं। लेकिन ये पांचों इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेटली पावर कितना है? अल्टीमेटली पावर कितना है? कितना है? 2.7। कितना है? 2.75। क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसी के लाइन में नहीं है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता और यहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे हो जाता तो क्या होता? जितना प्रोटॉन खींचता उतना इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको कैंसिल करता, एक प्रोटॉन बचता है ना। बट इधर उधर है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का चक्कर होकर। तो स्लेटर ने निकाल के बताया है इस सेल का इलेक्ट्रॉन 0.3 से कम करता है, 0.35 से, उसका बगल वाला 0.85 से कम करता है। यानी मिला जुला के ये 5 इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं बताइए? ये 5 इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं? बोलिए बोलो। 2.5। हाँ 2.5। यही हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। मतलब 6 प्रोटॉन खींच रहा है तो 2.75 इलेक्ट्रॉन उसको घटा दिया। एग्जाम में ध्यान देना क्या पूछा, जेड इफेक्टिव पूछा कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट पूछा। ऐसे निकलता है, ठीक है। एक आप निकालोगे तो खुद ही अभी आ जाएगा। मैं कुछ कैलकुलेशन करा दे रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी में दिया हुआ है यार कैलकुलेशन, है ना, निकालने के लिए दिया हुआ है 11th की एनसीईआरटी, है ना। समझ गया ना क्या होता है ये? बोलो। यस सर। समझ में आया क्या है ना? तो तुम लोग को Yes, निकालो थोड़ा, देखो फाइंड एक आध करो, आ जाएगा। एक आध करा देंगे तो और अच्छे समझ पाओगे। फाइंड सिग्मा जेड इफेक्टिव। पहला सोडियम के लिए करो, इससे बहुत सारा एक्सेप्शनल बिहेवियर तुम निकालते हो, तुमको समझ नहीं आता है ना। दूसरा लिथियम के लिए करो और तीसरा बेरिलियम के लिए करो। बहुत सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर यहीं से एक्सप्लेन होते हैं, यहाँ से एक्सप्लेन होते हैं बहुत सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर। पता चलेगा जो कुछ भी उल्टा पुल्टा होगा, शार्प डिग्री जो भी चीज यहाँ से फटफट एक्सप्लेन हो जाता है, एकदम तुरंत एक्सप्लेन होगा। तो चलो निकालो भाई, चलो सबसे पहले सिग्मा निकाला जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ेगा सोडियम का, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। चलिए भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन पे देखें, अगर आप सोडियम बनाएंगे, मान लीजिए सोडियम में बना रहा हूं, तो पहला सेल दूसरा सेल, इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है और इधर 8 इलेक्ट्रॉन है अंदर में, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझिएगा, ये सब इसको धक्का दे रहा है निकल कर, और एक न्यूक्लियस इसको खींच रहा है। मैं सोडियम को दिखा रहा था, समझ रहा। तो चलिए बताइए सिग्मा निकाला जाए। सिग्मा कितना आएगा बताइए? यहाँ पे सिग्मा कितना आएगा? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, एन का कि n-1 का? बोलो से एन का। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन का कैसे? n-1 का ना, पागल हो गया। बाहरी में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। इस पे जो धक्का लगा जो उसको रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये कौन से? उसी सेल के उससे कम सेल वाले हैं। फिर उससे कम सेल वाले। तो कम सेल वाले के लिए क्या फार्मूला होता है? 8 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या फार्मूला होता है बताओ? n-1 के लिए क्या लिखे तभी है?
0.85. 0.85. 0.35. 0.85। अरे उसी से Plus वाले one. के लिए चलो। हाँ, Plus हो one. गया प्लस। Plus अब मुझे बताओ plus प्लस two. में रुको पहले। Plus two. अब मुझे बताओ ये कितना सेल अंदर है? एक सेल अंदर की दो सेल अंदर? बोलो। दोष ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक सेल अंदर की दो सेल अंदर? दोष दो. दो सेल ना। तो जब भी मैं अभी लिखा था कि n-2 चाहे S रहे, चाहे P रहे, चाहे D रहे, चाहे F रहे, जब भी तो one n-2 होगा। में रहेगा तो पूरा पूरा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 into 1। क्यों 2 into 1 कर रहे हैं बोलो? 1 होता है, दो इलेक्ट्रॉन है। कितना आया बताओ? कितना आया बताओ? बताओ जी जल्दी से कितना है? 2.2. निकालो कितना है? 2.2 आएगा। पगलेट हो गया। 2.2. 5.6. 8.8 कर रहा हो क्या? सही से निकालो ये कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा आएगा। 8 होता आएगा तो गुना भाग नहीं आता है क्या? 8.8 8.8. effective 2.2 8.8. 8.8 अब आया ना 8.8। अब चलो जेड इफेक्टिव बताओ। जेड इफेक्टिव बताओ। जेड इफेक्टिव होगा? सर 2.2 आया कि नहीं आया महाराज? आया कि आ नहीं गया आया? सर। यस सर आ गया। समझ गए? पहला आया। यस सर यस सर यस सर चल मिटा दें। यस सर बोलो कुछ। मैं बताऊंगा बार बार, घबराओ मत। जिनको नहीं आ रहा उनको भी आएगा ना, क्योंकि आज यही करवाना। मेरी तबीयत एकदम सही नहीं है इधर भी, इसी तरह पढ़ा रहा हूँ। चलो लिथियम का क्या लिखेंगे बताओ तो? पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? दो। दूसरे में एक। यही इसको धक्का दे रहा अंदर वाले। तो बताओ जी सिग्मा क्या लिखेंगे बताओ? सिग्मा जल्दी बताओ क्या लिखा जाएगा? 2 into 0.85 into 2 हाँ 2 into पॉइंट। चलो जेड इफेक्टिव क्या है बताओ? जेड इफेक्टिव 1.3 1.3. 1.3. 1.3 समझ गए? आया कि नहीं आया? यस सर बोलो। चलो यस सर अब जाओ जाओ। चलो बेरिलियम का हाल चाल ले लो। क्या लिखते हैं बेरिलियम को? 2 into 8.5 plus 3. 0.35. अब मुझे बताओ इसमें सारे इलेक्ट्रॉन अंदर वाले हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उसी सेल का है? बोलो। एक उसी सर सेल का एक है। इलेक्ट्रॉन उसी सेल का है। एक जिसको तो एक यही वाला धक्का दे रहा है, तो क्या लिखेंगे बताओ? सिग्मा क्या लिखा जाएगा? बोलो बोलो जल्दी। 2 into सर 1 0.85 into plus 0.35 into तो सर 2 into 0.35 into 1 0.85 into सर 2 into 0.85 0.85 समझ में आया कुछ? जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है बताओ? 1.95. 1.95 हाँ 1.95 1.9. 1.9 आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। कैसे आया समझ में? पोटेशियम का निकालो सब लोग अपने से सोच समझ के। पोटेशियम का निकालो सब लोग। कितना आ रहा है? निकाल के दिखाओ उनको कितना आ रहा है। निकालो जल्दी पोटेशियम का। बैठे क्या हुआ आज? इधर कुछ बताना है? ये जल्दी करो यार, लेट ना करो। पोटेशियम का निकालो कितना आएगा? नहीं आ रहा है क्या? बताना पड़ेगा। गधे हो सब। सर रुक जाइए कर। पोटेशियम का 19 होता है। 19 करो जल्दी जल्दी सब लोग। लेट ना करो, जल्दी जल्दी करो यार बच्चों।
सर डन देखो कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ। कितना आया बोलो? ओके सर सिग्मा आया सर 16.8 और सर जेड इफेक्टिव सर 2.2। देखो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 4s1। आखिरी इलेक्ट्रॉन है तो जो फोर्स लगाने वाले हैं अंदर वाले हैं भाई। इस सेल के लिए क्या लिखाएगा सिग्मा? 8 into 0.85. और ये सब क्या है फिर? +1 10 into 1 आया तुम लोगों को? यस सर नहीं आया? और इधर जब जब अंदर वाले हो गए तो फिर 10 होगा पूरा का पूरा, 10 into 1 होगा पूरा का 16.8 पूरा का पूरा 10 into 1 होगा। अच्छा पर आप तो n-2 के लिए लिखाए थे। अरे 10 - 2 और पहले तो और अच्छी बात है ना, n-2 के लिए जितने पहले आएंगे उतना अच्छा होगा ना। बोलो 2 point. ये जितना सही पहले है। आएंगे उतना अच्छा होगा ना। तो यस सर। देखो जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, कितना आएगा ये बोलो? 2.2. 16.8 16.8 जेड इफेक्टिव 2.2 कुछ याद है? सोडियम का कितना निकाले थे चोर? 2.2 कितना निकाले थे? 2.2 2 पॉइंट निकाले थे? 2.2. निकाले थे कि नहीं निकाले थे? है ना? तो ध्यान देना, यस ध्यान सर। देना। नीचे जब आओगे ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे, है ना? तो बताओ जेड क्या होता है? जेड या न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बढ़ता है, इंक्रीज करता है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा वो भी बढ़ेगा। इंक्रीज कॉमन सेंस है। इंक्रीज तो भाई एटॉमिक एटॉम तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिपल्सन भी तो बढ़ेगा। यस सर। लेकिन जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव क्या होता है? सेम समझ में कांस्टेंट। आया कि नहीं आया? यस हाँ, तो आप समझिएगा और नाम एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जेड इज न्यूक्लियर चार्ज एंड जेड इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ रहे हैं नहीं बात को? अगर नाम में आप कंफ्यूज हुए तो आप खत्म हो जाएंगे। नाम में कंफ्यूज नहीं, समझ रहे हैं? ये स्लैटर रूल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब जब भी अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करें, कोई भी प्रॉपर्टी की बात करें, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं तो एक्चुअल रोल वहां किसका होगा बताइए? जेड का होगा कि जेड इफेक्टिव का होगा बताइए? एक्चुअल रोल किसका होगा? जेड जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव। क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मान लीजिए एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है या एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो डिसाइड यही करेगा, जेड इफेक्टिव करेगा, क्योंकि इफेक्टिव फोर्स उसमें समझ रहा। तो हम जब नीचे आते हैं तो इफेक्टिव फोर्स हमारा जेड इफेक्टिव सेम रहता है। उसी तरह आपने निकाला होगा, लिथियम का निकाला होगा, फिर बेरिलियम का निकाला होगा, फिर कार्बन का निकाला होगा। सबसे ज्यादा किसका था बताइए? तो कार्बन का था। यस सर। निकलवाए हैं, समझ रहा है? तो चलिए इधर से इधर जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? लेफ्ट टू राइट बोलो। इंक्रीज बढ़ेगा. बढ़ेगा। लिख बढ़ेगा। लो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, लिख लो लेफ्ट टू राइट बढ़ता। निकलवाए तो है अभी जी हम, लिथियम भी निकलवाए हैं, बेरिलियम भी निकलवाए हैं, कार्बन निकलवाए थे। इधर सीधा जाओगे तो बढ़ेगा। अब लिथियम का बात करना है, लिथियम का क्यों सेम नहीं है? लिथियम सोडियम का नहीं होता, बाकी सबका होता है। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम का होगा, लिथियम का बस नहीं होता। तो एक्सेप्शनल है बाजार में, इसमें निकाल के बता दीजिए। चलिए भाई, तो अब इधर से ध्यान रखिएगा कि इधर से इधर लेफ्ट टू राइट लिख लीजिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। समझ गए बच्चों?
समझ गया बोलो, क्लियर हुआ? यस क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो यार ना, वो मैं कहना चाह रहा हूँ ना। अब देखो एक दो चीजों में बता देता हूँ। देखो होता क्या है ना, अब मुझे बताओ डी और एफ का फील्डिंग कैसा होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा? डी और एफ की फील्डिंग कैसी होगी, अच्छी होगी कि खराब होगी? डी और एफ की फील्डिंग खराब होगी सर। डी और एफ का फील्डिंग क्या होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा? से खराब डी और एफ का होगा। फील्डिंग खराब होगा सर। क्यों खराब होगा? क्यों खराब होगा बताओ? क्यों सर खराब वो होगा? मेटल अभी से इलेक्ट्रॉन। अभी हम बताएं, एक तो कह सकते हो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्यूज होता है। अभी कॉमन सेंस से मुझे बताओ अगर डी जहां पे भी ऐड होगा, मुझे बताओ जी डी अगर कहीं मान लो डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन तुम रख सकते हो, 1 से लेके 10 तक। तो Yes. प्रोटॉन कितना आएगा, जरा मुझे बताओ, प्रोटॉन कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा प्रोटॉन, बोलो क्यों? यस बोलो। सर। यस सर। अब मुझे बताओ ये सिर्फ कितने प्रोटॉन को खत्म करेगा? अगर उसी सेल में इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं डी आई किसी भी सब सेल में उसी सेल के, तो कितना खत्म करता है? अगर उसी का है वही का डी है जो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर, कितना खत्म कर पाता है? 3.5 3.5। हाँ, ठीक है।